तो हम लोग जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या था, पहले मैं गुप्त साम्राज्य आप लोगों को समझा चुका था। उसके बाद से अब हमें पढ़ना था गुप्तोत्तर काल। अब देखिए गुप्तोत्तर काल था ना, इसी के साथ मैं आपको हर्षवर्धन का उदय भी करा देता हूँ। क्योंकि जब गुप्तोत्तर काल हुआ, मतलब गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा ना धीरे धीरे, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, इन सबों के बाद ना कुछ खास शासक रहे नहीं गुप्त साम्राज्य में। अब जब शासक कमजोर होता है ना, तो ज्यादा दिनों तक शासन चलता नहीं है, तो उसका पतन जरूर होता है। तो इसी तरह जब गुप्त काल का पतन हुआ, उसके बाद का जो पीरियड आया ना, मतलब जो काल आया, उसको कहा जाता है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, उसी के बाद कई सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। क्योंकि गुप्त काल में जो गुप्त साम्राज्य था ना, ये लोग क्या करते थे, अपने साथ सामंतीवाद प्रथा को रखते थे। तो जो सामंत होते थे ना, तो उनसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो उसी में से एक हर्षवर्धन, जो हर्ष है ना, संक्षेप में जिसे हर्ष कहा जाता है, उसका भी उदय हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिचय गुप्तोत्तर काल। अब देखिए आंसर कैसे लिखना था, मैं आपको ये भी बताने वाला था। पहले आप लिखेंगे परिचय आंसर का। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो, पहले उसको अच्छे से ब्लैक पेन से आउटलाइन कर देना। ठीक है, जैसे ये लिखा है ना गुप्तोत्तर काल, मान लीजिए यही क्वेश्चन आया। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के अंदर आर्थिक स्थिति, आर्थिक संरचना, आप पहले उसको ब्लैक पेन से लिखे, फिर परिचय लिखे। परिचय के अंदर देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल जो लगभग छठी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला था, उसमें आर्थिक संरचना और सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्षेत्रीय राज्य और विविध आर्थिक पैटर्न का उदय हुआ। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा, तो उससे छोटे छोटे राज्यों का उदय भी होने लगा था। ठीक है, तो आपको गुप्त काल के बारे में जो भी पता हो, थोड़ा सा भी पता हो कि इसके महान शासक ये रहे। ठीक है, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से इस शासन को संभाल रखा था। ठीक है, तो उसके बाद जो भी राजा हुए, ठीक है, उनका मतलब जो काफी कुशल नहीं थे, तो उससे क्या हुआ कि उनके साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा था। है ना, आप इतनी बात लिखिएगा। उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, अब आर्थिक संरचना देखिए। गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रही। अधिकांश आबादी खेती में लगी हुई थी और चावल, गेहूं और दालों जैसी विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी। नहरों जैसे परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों का उपयोग ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद की। अब देखिए, जो गुप्त काल था ना, वो काफी डेवलप्ड पीरियड था। उसको इसी तरह से मतलब स्वर्ण काल नहीं कहा जाता था भारत का, क्योंकि उसके अंदर ना जो अर्थव्यवस्था थी काफी अच्छी थी। जब समृद्धि तभी आती है जब आपकी इनकम हो, और इनकम का सबसे जो मेन सोर्स होता है उस टाइम पे क्या था, कृषि था। तो कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और इसका जो मेन कारण था कि जो सिंचाई, मतलब खेतों के अंदर पानी वगैरह देना होता है, उसकी काफी अच्छा व्यवस्था थी। और वो जो हल होते हैं ना, वो भी यूज किए जाते थे उस टाइम में इवन। तो उससे आप समझ सकते हैं कि प्लाविंग एक प्रोसेस होती है, जो मिट्टी को उठाया जाता है, जिससे उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह होता है। खैर, वो हमारे टॉपिक की बात नहीं है, तो हम टू द पॉइंट ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यापार और वाणिज्य। केंद्रीकृत राजनीतिक शक्ति के पतन के बावजूद व्यापार और वाणिज्य का विकास जारी रहा। क्षेत्रीय व्यापार मार्ग भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए थे, जिससे आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। प्रमुख व्यापार मार्गों से सिल्क रोड शामिल है, जो भारत को मध्य एशिया और उससे आगे तक जोड़ती है। मतलब जो व्यापार था ना उस काल के अंदर, वो भी काफी ज्यादा फैला होता, क्योंकि जैसा समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने अपने शासन का जो मतलब गुप्त साम्राज्य था, उसका काफी ज्यादा उसने प्रसार किया हुआ था। तो इससे क्या हुआ था ना, कि देखो, जैसे आपने साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार कर रखा है, तो जहां पे आपका राज्य चल रहा होगा, तो वहां से भी तो आदान प्रदान होगा। तो इस वजह से व्यापार और वाणिज्य काफी ज्यादा समृद्ध था उस टाइम। उनके पतन के बावजूद भी ये चला, क्योंकि जब एक बार शुरू हो जाता है व्यापार, तो आप देखते हैं वो जल्दी बंद नहीं होता। ठीक है, शहरीकरण। जबकि गुप्त काल के कुछ भव्य शहरों का पतन हुआ, नए शहरी केंद्र उभरे, व्यापार और वाणिज्यिक से बाजार, कस्बों और बंदरगाहों का विकास हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सुगम हुए। अब देखिए, जैसे कि शहरीकरण था ना, पतन होता है एक राज्य का, तो उसके ऊपर आक्रमण होते हैं। ठीक है, तो उससे नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना, जो कुछ शहर, नए शहर उभर के आए, क्योंकि यहाँ पे सामंतीवाद की प्रथा थी। तो जो दूसरे राजा वहां पे शासन कर रहे थे ना, तो वो भी तो संभालेंगे ना कुछ। माना गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है, उनसे अधिकार लिए गए, लेकिन जो दूसरे राजा आए, ठीक है, इसको अच्छे से आप पता है कब समझेंगे, जब मैं आपको हर्ष के उदय के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, हर्ष का उदय समझिए। हर्ष, जिसे हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता था, गुप्तोत्तर काल का ये एक प्रमुख शासक बन के आया। क्योंकि जब देखिए सामंतीवाद की प्रथा थी ना,
तो उससे जो ये अपने राज्य को थोड़े बहुत लोगों के बीच में बांट देते थे। तो ये जो वर्धन थे ना, मतलब देखिए हर्ष का पूरा नाम क्या था, हर्षवर्धन। तो ये जो वर्धन था, इन्हें पुष्पभूति भी कहा जाता है, ठीक है। ये राजा अपने नाम के, ये जो पुष्पभूति थे ना, ये राजा अपने नाम के अंत में वर्धन जोड़ते थे, ठीक है। तो इसी तरह इसका नाम पड़ा था हर्षवर्धन, ठीक है। देखिए जब गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा ना, तो उस टाइम ये अस्तित्व में सामने आए, ठीक है। इन्हीं में से ना एक कन्नौज में मोखरियों का शासन था। मतलब ये जो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उन्होंने अपना राज्य फैलाया था। तो जो ये कन्नौज है, कन्नौज में मोखरियों का शासन था। मतलब ये जो थे जिनसे हर्षवर्धन लोग आए, ठीक है। और ये जो ये एरिया है इनका यूपी, बिहार, उड़ीसा इधर के पास का है, ठीक है। और दूसरा था थानेश्वर। थानेश्वर मतलब जो आधुनिक हरियाणा है उधर में, ठीक है। अब ये पुष्पभूति राजा अपने नाम के अंत में वर्धन जोड़ते थे, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके जो महत्वपूर्ण राजा थे ना, देखिए प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, इनके बारे में ज्यादा तो मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन हर्षवर्धन के बारे में जरूर देखा था। इसीलिए मैंने आपको इसी के अंदर कवर कराया ताकि आप अच्छे से रिलेट भी कर पाए, ठीक है। अब देखिए, अब इस साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, गाइज मैं ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लिखूंगा ना तो वीडियो काफी लंबा जाएगा। और आप इसे अच्छे से सुन लेना, क्योंकि नोट्स तो बनाओगे नहीं, आप सुन के ही पेपर को देने जाओगे, ठीक है। तो देखिए, जो ये वर्धन परिवार की राजकुमारी थी ना, राज्यश्री, इनका विवाह मोखरी के राजा के साथ हुआ था, ठीक है। ये पुष्पभूति लोग ये हरियाणा के साइड, आधुनिक हरियाणा थानेश्वर के साइड में थे, है ना। तो इनसे क्या हुआ कि जब विवाह हुआ ना उनकी राज्यश्री मोखरियों का, मोखरी राजा के साथ, तो उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो जब राजश्री की वो मृत्यु हो गई ना उनके पति की, ठीक है, तो उसके बाद जो उनके भाई थे, उन्हें जो कि थे राजा हर्षवर्धन, जिन्हें संक्षेप में हर्ष भी कहा जाता है, वो दोनों राज्यों के वास्तविक संस्थापक बने। क्योंकि स्त्री एक राज्य को नियंत्रित नहीं कर सकती उस टाइम के नजरिए से, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, मतलब मान लीजिए, ठीक है। तो मेन रीजन तो यही था वैसे। तो फिर उसके बाद हर्ष को ना उसका वहां का वास्तविक राजा बनाया गया। इसके बाद देखिए, जो हर्षवर्धन था काफी अच्छा शासक था, क्योंकि वो जब सभाएं नियोजित करता था तो वो अपनी मतलब बहन को भी एक सम्मानित स्थान पर बैठाता था, और एक साथ वो भी गतिविधियों में भाग लेती थी। अब इसके बाद ना चीनी स्रोतों के अनुसार पता चला था ये सारी बातों का, ठीक है, कि जो हर्षवर्धन की वो थी बहन, उन्हें भी सम्मानित स्थान दिया गया था उनके राज्य के अंदर, ठीक है। कई वर्षों तक फिर जब हर्षवर्धन धीरे धीरे अपना वो करते ना साम्राज्य का विस्तार, तो उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा अपना साम्राज्य का विस्तार किया। पर इनके बाद ना कोई उतना ज्यादा अच्छा राजा था नहीं इनके उसके अंदर शासनकाल के अंदर। तो फिर उसके बाद इनका पतन हुआ, ठीक है। और उनसे कुछ नए राज्य सामने निकल कर आए, जैसे कि देखिए पल्लव आए, चालुक्य आए, ठीक है। इन सबों का उदय इसके बाद हुआ था। अब देखिए मतलब इनके साथ ही थे, लेकिन उनके बाद इनका उदय हुआ जब हर्षवर्धन का राज्य खत्म हुआ। देखिए हर्ष, जिन्हें संक्षेप में हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, गुप्तोत्तर काल का एक प्रमुख शासक था। उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। हर्ष के शासनकाल का आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, ठीक है। कला और संस्कृति का संरक्षण। अब देखिए हर्षवर्धन एक कुशल राजा तो था, उसके साथ ही साथ काफी अच्छा व्यक्ति भी था, क्योंकि ये संस्कृति, कला, इन सबों को संरक्षण देता था। तो एक नॉर्मल सी बात होती है, अगर व्यक्ति ज्यादा कुशल है तो वो इन सब चीजों पर उसमें विनम्रता होती है, ठीक है। हर्ष को कला, साहित्य और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। इस सांस्कृतिक उत्कर्ष ने के आर्थिक नीति निहितार्थ थे, क्योंकि इसने विद्वानों, कलाकारों और शिल्पकारों को अपने उनके दरबार में आकर्षित किया और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दिया, ठीक है। तो हर्षवर्धन ये कला और संस्कृति के लिए काफी जाने जाते थे। बौद्ध धर्म का भी संरक्षण दिया था। मतलब जो संरक्षण में लोग क्या करते थे ना, कि जो उनके अनुयायी होते थे उनको आने देते थे और अपना प्रचार प्रसार करने देते थे। और कला साहित्य को भी इन्होंने बहुत प्रमोट किया था। प्रशासनिक सुधार। अब देखिए हर्षवर्धन ने भी वो एक काफी बड़े हिस्से पर राज किया था उत्तर भारत के। तो उसने प्रशासनिक व्यवस्था में भी ना काफी सुधार लाया। कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए हर्ष ने प्रशासनिक सुधार लागू किए। उनके प्रयासों में भूमि राजस्व सुधार और एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना शामिल थी। इन सुधारों के उद्देश्य आर्थिक स्थिति को बढ़ावा और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना था।
अब जब इन्होंने प्रशासनिक सुधार लागू किए ना, तो उसके अंदर सबसे पहले भूमि राजस्व जो टैक्स लिया जाता था भूमि पर, उसके अंदर सुधार किया, और एक केंद्रीकृत नौकरशाही की स्थापना की। मतलब वो जो एक होता है ना लेबर्स के साथ काम वगैरह जो करवाया जाता है, उस तरीके का कुछ समझिए, रिलेट कर लेंगे आप ज्यादा अच्छी तरीके से नौकरशाही में। ठीक है। इन्होंने व्यापार को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। व्यापार को प्रोत्साहन, देखिए हर्ष के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का पुनरुद्धार देखा गया। इस अवधि के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी तीर्थयात्री जुआनजांग ने व्यापार मार्ग की समृद्धि और क्षेत्र में आर्थिक जीवंतता का दस्तावेजीकरण किया। अब देखिए ये जो इसका जो प्रमाण था ना कि हर्ष ने व्यापार को प्रोत्साहित किया था, हर्ष के काल में कोई चीनी वो आया था तीर्थकार जिसका नाम था जुआनजांग। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में ना जो विदेशी यात्री होते थे वो जो अपने लिखते थे ना, जो कहते हैं मतलब जो यात्रा करते थे उसको कहते हैं यात्रा वृत्तांत। उसके अंदर ये संक्षेप में लिखते थे कि कैसा रहा था उस टाइम का ये दौर। ठीक है, तो उनसे हमें पता चलता है। सिक्का निर्माण और अर्थव्यवस्था, हर्ष ने सोने के सिक्के जारी किए जिसे हर्षमन के नाम से जाना जाता था और उसके राज्य का आर्थिक समृद्धि को दर्शाता था। स्थिर मुद्रा की उपलब्धता ने आर्थिक लेन देन को बढ़ाने में योगदान दिया। अब देखिए जब कोई राजा अपने सिक्के जारी करता है ना, इससे पता चलता है कि उस टाइम में जो उसका राज्य है काफी समृद्ध रहा होगा, क्योंकि सिक्के जारी करना कोई आम बात नहीं होती। और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ऐसे सिक्के जारी कर पाना। और हर्ष का शासनकाल वैसे तो कुछ कम टाइम पीरियड के लिए ही रहा, लेकिन उसके बाद भी ना क्योंकि जब दूसरे जो शासन काल थे जैसे ये चालुक्य और पल्लव, इनका तो चला, लेकिन वर्धन सबसे कम तक चला था। लेकिन उसके बावजूद सोचिए इसने सोने के सिक्के मतलब सिक्के जारी किए थे। ये दर्शाता है कि इसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। अब देखिए निष्कर्षता, अब मैं दोनों को एकदम सम अप कर देता हूँ। गुप्तोत्तर काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जीवंत व्यापार नेटवर्क और एक शहरी केंद्रों के उद्भव की निरंतरता देखी गई। ठीक है, मतलब इसके अंदर कृषि और अर्थव्यवस्था और व्यापार नेटवर्क ये सब काफी अच्छे से देखा गया। शहरीकरण भी देखा गया। और हर्ष के शासनकाल ने आर्थिक पुनरुत्थान के एक चरण को चिन्हित किया जिससे प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण और एक पुनर्जीवितता व्यापार वातावरण शामिल था। ठीक है, हर्ष ने क्या किया, जो व्यापार था ना उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित किया। ठीक है गाइस, तो इसके साथ गुप्तोत्तर काल भी कवर हो गया और हमने इस वीडियो के अंदर ही हर्ष के उदय को भी समझ लिया। अब इसके बाद मैं आपको चोल प्रशासन बता दूंगा और फिर एक जो आखिरी अपना क्वेश्चन बचेगा उसको बता के राष्ट्रकूट साम्राज्य, और उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। और गाइस देखिए इसके साथ साथ ना आप लोग एक और टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भक्ति आंदोलन। या भक्ति आंदोलन भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, वो उसकी वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मूड हो तो सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।